नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम जो अपना अध्याय है द्विघात समीकरण उसका पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 4.1 में शेष छोटे सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से किस तरह द्विघात समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में जाना था। आज भी उसी के बारे में अपने को जानकारी और मिलने वाली है। और प्रश्नावली 4.1 में जो पहला सवाल था कि जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसके बारे में मैंने पिछले वाले पार्ट में बता दिया है कि कैसे हम जांच करते हैं। उसका सेकंड प्रश्न जो आ रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि अपने को द्विघात समीकरण के रूप में उनको बनाना है। जो समस्या लिखी हुई है उसका एक द्विघात समीकरण बनाना है, बस इतना सा काम अपने को करना है। यानी कि एक शाब्दिक समस्या लिखी रहेगी, उसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो दूसरे का पहला हम यहाँ देखेंगे, प्रश्नावली 4.1 दूसरे का पहला, जिसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या लिखा है? एक आयताकार भूखंड। तो आयताकार भूखंड ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक आयताकार भूखंड है। क्या है? आयताकार भूखंड, यानी कि आयत के आकार का, जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसकी जगह है। तो आगे लिखा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या लिखा है? कि क्षेत्र की लंबाई। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो एक शाब्दिक समस्या लिखी है उसका एक समीकरण बनाएंगे और वही काम अपने को करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई x है। क्या है? चौड़ाई x है। तो इसमें लिखा है कि क्षेत्र की जो लंबाई आएगी वह चौड़ाई के, इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी इस चौड़ाई के दुगने, यानी कि 2x दुगने से एक अधिक है। यह प्रश्न अपने को ये बात बता रहा है। तो अब क्या करना है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हालांकि इसमें हमें वास्तव में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करना। इसमें प्रश्न ने केवल ये कहा है कि आप तो एक द्विघात समीकरण बना के बताओ इस समस्या का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये क्या है? एक आयत है। क्या है? आयत है। और आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने पर जो आएगा वह उसका क्षेत्रफल होगा। और चूंकि क्षेत्रफल तो अपने को पहले से दे रखा है कि 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 528 मीटर स्क्वायर है। देखो, क्षेत्रफल का अध्याय जब आएगा उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, पर आपको हल्का सा ये नॉलेज दे देता हूं कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है। क्षेत्रफल, जैसे कि क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जगह, एरिया, कितना स्पेस है, कितनी जगह है। ठीक है, जैसे 1 बीघा होता है, 2 बीघा होता है। तो 1 बीघा में फसल कम होती है, 2 बीघा में ज्यादा होती है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से वो भी बढ़ती है फसल। तो अपने को क्या है कि जितना, जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं, यह एक वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। मान लो ये यहाँ से भी 2 मीटर है। तो चूंकि वर्ग जो होता है वह क्या होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, यानी कि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम एक मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पर क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है और जो क्षेत्रफल होता है वो अपने को क्या बताता है, क्या जानकारी देता है। तो ये मान लो एक व्यक्ति का खेत है, मोहन नाम के एक व्यक्ति का, ये मोहन है, इसका एक खेत है ये, और यह एम यानी मोहन, और ये है सोहन। ठीक है, तो ये अपना खेत बेचना चाहता है सोहन को। किसको बेचना चाहता है? सोहन को। तो जब भी खरीदी और बिक्री करते हैं तो वहां पर अपने को मापने की जरूरत होती है। ठीक है, नाप तोल वही किया जाता है जहां पर खरीदा और बेचा जा रहा है। तो जमीन है तो तोल सकते नहीं है, तो इसको मापना पड़ेगा। और मापने के लिए हमने ये देखा इस खेत पर आके, तो ये इधर से 2 मीटर था, और ये चूंकि वर्गाकार है, चारों तरफ से हमने मापा तो सब तरफ से 2-2 मीटर आया। कितना कितना आया?
2-2 मीटर आया है। क्या आया है? 2-2 मीटर आया है। तो जब चारों तरफ से नापा तो 2-2 मीटर आया था, और ये भी देखा कि कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया था कि एक वर्ग है, और वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है भुजा की घात 2। क्या होता है? भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी है अपने पास में? 2 मीटर। ये भुजा है 2 मीटर, और उसकी घात 2 लगा देंगे। और ये 2 मीटर की घात 2 है। इसका अर्थ है कि इस 2 मीटर को 2 बार गुणे में लिखना है, यानी कि 2 मीटर गुणा 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या है और ये m इकाई है, संख्या और इकाई। ठीक है, तो संख्या का संख्या में गुणा होगा तो 4, और मीटर का भी गुणा मीटर में होगा। तो मीटर का गुणा मीटर में होने से क्या होता है? तो यहाँ पर मीटर की घात 2 आता है। क्या आता है? मीटर की घात 2। क्यों आया है? ध्यान से देखो आप, मीटर का गुणा मीटर में हुआ। तो आप बताओ कि हर संख्या के कोई घात या फिर इकाई की कोई घात नहीं दिख रही है, इसका मतलब कम से कम उसकी घात 1 है, पर दिखती नहीं है। जैसे कि 2 के बटे में 1 होता है, पर हम लिखते नहीं है। हर संख्या के बटे में 1 होता है, हर संख्या के गुणे में भी 1 होता है ना? हर संख्या के भाग में भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि हर संख्या की घात भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखो, ये मीटर है, इसकी घात 1 है, ये मीटर है, इसकी घात 1 है। तो यहाँ क्या होगा? घातांक नियम कहता है कि आधार समान हो। ध्यान देना, ये आधार है और ये घात है, ये आधार है और ये घात है। तो आधार एक जैसे होने पर गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो देखो, m तो ऐसा कैसे रहेगा? आधार तो, और एक घात कितनी घात हो गई? 2। तो इसलिए मीटर स्क्वायर आया है। तो ये 4 मीटर स्क्वायर जो आया है, यह इस जगह का क्षेत्रफल आया है। तो ये मोहन और सोहन क्या कर रहे हैं? इस जगह को पहले तो चारों तरफ से माप किया इसका, और माप करने पर पता चला कि ये तो वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इन्होंने एक इस जगह का क्षेत्रफल निकाला। तो क्या है? 4 मीटर स्क्वायर। तो अब मोहन बेच रहा है और सोहन खरीद रहा है। तो मान लेते हैं कि मोहन ने कहा कि मैं 50 रुपए 1 वर्ग मीटर जमीन के लूंगा। क्या बोला इसने? 50 रुपए में 1 वर्ग मीटर जमीन के लूंगा। तो बताओ, ये कितने वर्ग मीटर जमीन है? 4 वर्ग मीटर है। कितनी है? इसी को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? 4 वर्ग मीटर। 4 वर्ग मीटर। इसका अर्थ क्या होता है कि अब देखो, ये क्षेत्रफल हमें कुछ न कुछ बता रहा है। 4 वर्ग मीटर का मतलब होता है कि इस जगह के अंदर 4 वर्ग मौजूद हैं, और हर वर्ग ऐसा है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें 4 वर्ग कहाँ मौजूद है। ध्यान से देखो, ये कितना है? 2 मीटर। तो बताओ, बीच में यहां से यहां तक 1 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये पूरा कितना है? 2 मीटर। तो बीच में 2 टुकड़े करेंगे बराबर, तो बताओ ये 1 मीटर होगा कि नहीं होगा? ये भी 1 मीटर है। ये कितने मीटर है? 2 मीटर। तो यहाँ पर बीच में मैंने बिंदी लगाई, तो बताओ ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इसको भी ध्यान से देखो, बीच में बिंदी लगाई तो ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो हम क्या करते हैं कि इनको आपस में मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? सॉरी, इनको आपस में मिला देते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमें, देखो, ये 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 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 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, यानी 1 2 3 4, 4 वर्ग इस पूरी जगह के अंदर मौजूद है, और हर वर्ग कैसा है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो यही चीज इस क्षेत्रफल ने हमें पहले ही बता दी थी कि उस जगह के अंदर 4 वर्ग मौजूद हैं, और हर वर्ग कैसा है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। ऐसे 4 वर्ग मौजूद है। तो जैसे इन्होंने मापा तो इन्हें पता चल गया कि इतने वर्ग हैं, तो मैं हर वर्ग के तुम्हें 50 रुपए दूंगा। तो 4 वर्ग हैं, तो इसका मतलब वह 200 रुपए देगा। तो जैसे ही 200 रुपए इसको मिलेंगी, तो ये अपनी जमीन इसको दे देगा। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, ये समझाया क्षेत्रफल पर आधारित कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि इस जगह के अंदर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े कितने वर्ग मौजूद होंगे इस जगह के अंदर? 528 मीटर, 528 वर्ग मौजूद होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
चूंकि यह टॉपिक क्षेत्रफल पर था, फिर भी मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल वाली चीजें आ रही थी, इसलिए बता दिया है। तो अब हम अपना जो सवाल चल रहा है उसी को समझेंगे आगे। तो सवाल में जो लिखा हुआ है कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है और उस जगह का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या कहा इसने, आप तो केवल समीकरण बना के बताओ। तो देखो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई क्या है ये, चौड़ाई क्या है ये, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करना मतलब 2x प्लस 1, ठीक है, और गुणा किस में होगा, x में। ये लंबाई चौड़ाई। देखो 2 में 3 का गुणा करो या फिर 3 में 2 का गुणा करो, बात बराबर है। इसलिए मैंने चौड़ाई पहले लिख दिया और लंबाई बाद में लिख दिया। लंबाई पहले लिख सकते हैं, चौड़ाई बाद में लिख सकते हैं, गुणे में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गुणा करने में आसानी होगी मेरे को, इसलिए पहले लिख दिया है। तो देखो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप एक बात बताओ कि ये जो चौड़ाई है वो भी मीटर में है और ये चौड़ाई भी मीटर में है। तो बताओ मीटर का मीटर में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर स्क्वायर इधर है और मीटर स्क्वायर इधर भी है, तो क्या ये मीटर स्क्वायर में हटा सकता हूँ, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए, दोनों हट गए, ठीक है। अब देखो ये बहुपद है, इनका आपस में गुणा सिखा रखा है मैंने। तो संख्या का संख्या में गुणा होगा, 2 एक कम 2, एक्स का एक्स में गुणा तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, और एक से कम x बराबर 528, ठीक है। अब क्या होगा कि 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 528 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक समीकरण बना है, क्या बना है, एक समीकरण बना है जो कि वर्ग समीकरण है। आप चाहो तो इसकी तुलना कर सकते हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ये अपने आप में एक वर्ग समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, अगर वह कहता है कि इसका वर्ग समीकरण बना के बताओ, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड वाला है, उसको भी हम देखते हैं कि सेकंड में क्या करना है। दूसरे का सेकंड क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत हैं, देखो क्रमागत दो पूर्णांक हैं और वो क्रम वाले हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 ये क्रम में है। इसी तरीके से अपने को उन दो पूर्णांक क्रमागत पूर्णांकों को बताना है कि जिनका गुणा करें तो क्या आ जाए, 306 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहला पूर्णांक x है, तो बताओ दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा बताओ, x प्लस 1, क्या होगा x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। क्यों होगा x प्लस 1, इससे एक ज्यादा होगा ना। क्रमागत का मतलब क्या, क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये क्रमागत हुए, 2 3 ये क्रमागत हुए, तो क्या इसमें क्या चीज नजर आ रही है, यानी कि अगला वाला जो है वो इससे एक ज्यादा है। तो देखो इससे एक ज्यादा है कि बिल्कुल है। तो ये दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है और पहला पूर्णांक क्या है, x है। तो उसने क्या कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इन दोनों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, गुणा करना है x और x प्लस 1 बराबर, इनका गुणनफल कितना है 306, जैसा बोल रहा है वैसा कर दो तो ऑटोमेटिक ही द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो देखो x ये जो कोष्टक है और इसके बीच में गुणा है तो गुणा होगा, इसका पूरे में गुणा होगा, पहले इसका इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस एक्स एकम एक्स
और बराबर 306। क्या कहा है उसने कि द्विघात समीकरण बनाओ, तो द्विघात समीकरण बनाना होगा अपने को। द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में अपने को इसको लिखना है। तो देखो इस रूप में अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है पर पूरी नहीं है, तो इसको बनाएंगे। एक्स स्क्वायर देखो ऐसा रूप दिख गया, ठीक है। एक्स वाला बिल्कुल ये है और सी इधर नहीं है तो इसको इधर ले आओ, तो 306 तो क्या आ गया माइनस का 306 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब आप ध्यान से देखो ये वाला तो ये दिख रहा है, बी एक्स वाला ये दिख रहा है और सी वाला ये दिख रहा है। इसका मतलब हमने जो समस्या दी थी उसका द्विघात समीकरण बना लिया है। ठीक है, दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको दो सवाल बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा भी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, इससे आपको समीकरण बनाने की प्रैक्टिस होगी, तो ऐसे सवालों को आपको करना चाहिए ताकि आप समीकरण बनाना सीख जाओ। ठीक है, हल करना उसका भी मैं बताऊंगा हल कैसे होता है, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं इन्हीं को। मैं एक आध सवाल दूसरा लेके आपको बता दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा था कि केवल समीकरण बनाओ, इसलिए अपन केवल यहाँ पर समीकरण बना रहे हैं, समीकरण बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहला क्रम ही ये होता है कि समीकरण बनाओ, समीकरण बन जाएगी तो हल करना मैंने पिछले वीडियो में बता दिया और अभी भी और बता दूंगा। ठीक है, एक और तीसरा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है समस्या को हम कैसे देखते हैं और कैसे समीकरण बनाते हैं। ध्यान से देखना, तीसरा, दूसरे का क्या है तीसरा, ताकि आपका भी अभ्यास होगा कि कैसे मैं समीकरण बना रहा हूँ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लास्ट में जो लिखा है उसी को मान लेना है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, रोहन की वर्तमान आयु जो ज्ञात करनी है उसी को हम मान लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ले बोलो, x वर्ष है। क्या मान लेते हैं, x वर्ष है। x लिख दिया है यहाँ पर फिलहाल के लिए। ठीक है, हाँ x मान लिया है कि रोहन की वर्तमान आयु x है। अब क्या कहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इससे 26 वर्ष ज्यादा है। कौन, माँ है ना, तो माँ की, कौन किसकी माँ, रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष ज्यादा है किससे, इससे, तो इससे 26 वर्ष ज्यादा है, मतलब ये 26 वर्ष ज्यादा हो। ठीक है, फिर क्या कहा है आगे, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि ये जो वर्तमान है इसके 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद, वर्तमान में तो ये x का है, ये x प्लस 26 का है, पर इनके 3 साल बाद जो उम्र आएगी उनका गुणा करने पर क्या आएगा 360। तो 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी बोलो, रोहन की आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद, कितने वर्ष पश्चात 3 साल बाद, तो x प्लस 3 हो जाएगा। और माँ की क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद, तो इसमें 3 और जोड़ दो, तो x प्लस 26 तो पहले ही है, 26 में 3 और जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 3 साल बाद ये कंडीशन होगी कि रोहन की आयु इतनी हो जाएगी और माँ की इतनी हो जाएगी। अब क्या कहा है इसने कि ये जो 3 साल बाद की जो उम्र आएगी ना, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 360 होगा। क्या होगा, 360 होगा। तो इनका गुणा, किनका गुणा, x प्लस 3 का गुणा होगा x प्लस 29 में, तो जो आएगा गुणा वह क्या होगा 360। क्या आएगा 360। बहुपदों का गुणा है, कैसे करेंगे, पहले का पहले में यानी x का गुणा x में, तो x की घात 2। ठीक है, देखो चैप्टर स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं मैंने, अध्याय जो शुरू किए थे आपको हमेशा शुरू से ही देखना है अगर आप नए आए हो। ठीक है, जब शुरू से आप पूरी क्लासों को देखोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुपद अगर आपको नहीं आता है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, इसलिए आपको क्रमबद्ध तरीके से ही चलना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो x का गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर आया है और यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, तो क्या आएगा 29x, क्या आएगा 29x। ठीक है, इसमें हो गया। अब देखो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, और प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस,
और 29 का 3 में करेंगे, ठीक है, 29 का 3 में करेंगे तो 30 या 90, और 90 में से 3 घटा लो तो 87 आएगा। गुणा करके देख लो कितना आएगा, 87, ठीक है, बराबर 360, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब क्या करें, हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाना है तो अभी इनको अगर हल करने की जरूरत है हल करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, देखो ये दोनों समान पद हैं तो इनका जोड़ होगा। 29, 30, 31, 32, तो कितने एक्स हो गए, 32x, ठीक है। ये क्या है, प्लस के 87, और ये क्या है 360, इधर है उधर जाएगा तो माइनस के 360 हो जाएंगे, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32x, इन दोनों का हिसाब करो। जब दो संख्याएं दिखे चिन्ह उल्टे हो तो क्या होगा, घटाओ। तो 360 में से क्या घटाना है, 87 घटाना है। क्या आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, एक इधर चला गया 5, 5 में से 8 नहीं जाता है, उधार लिया 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो 7, 15 में से 8 गया तो कितना होगा, 7 ही होगा। तो एक इधर आया, ठीक है, एक इसने इसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 273, क्या बचा 273, इनको जोड़ दिया जाएगा तो 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 ने 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है, आ रहा है, मतलब ये सही है। 273 कितना आया है, इनका हिसाब करने पर क्या है 273, और 273 के चिन्ह किसका लगेगा, जो दिखने में बड़ी संख्या है उसका। तो इन दोनों में दिखने में कौन है, ये दिखने में बड़ी है तो इसका चिन्ह लगेगा, ये माइनस लगा दिया, बराबर 0, ठीक है। तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं, बिल्कुल है। तो हमने जो समस्या थी उसका एक द्विघात समीकरण बना दिया है। तो इस प्रश्न वाली में यही था कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करो, निरूपित करने का मतलब द्विघात समीकरण बनाओ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं ताकि आपका गुणनखंड विधि को लेकर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रश्न वाली 4.2 में कल भी एक आध सवाल कराया था और एक आध सवाल अभी और कर लेते हैं ताकि आपका गुणनखंड विधि का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, एक मिनट से, तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग करें तो 27 आ जाए और गुणा करें तो 142। क्या लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जोड़ करें तो 27। तो तीसरे का हल स्टार्ट हो रहा है। माना कि, है ना, पहली संख्या रिक्त है, क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ग, दूसरी संख्या y है। ये हमने मान लिया है कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग यानी इनका जोड़ करें, मतलब x प्लस वाई इनका जोड़ करें तो क्या आ जाता है 27, और गुणा करें इन्हीं का, क्या करें गुणा, तो क्या आता है 182। तो ये दोनों संख्याएं अपने को पता करनी है कि x और y है क्या, जिनका जोड़ करेंगे तो 27 आएगा और गुणा करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि द्विघात समीकरण बनाएंगे, इससे बन सकता है, देखो एक्स वाई बराबर 182। ये क्या, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एक्स वाई के बराबर नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं वाई बराबर, यही है तो वाई की जगह वाई, बराबर की जगह बराबर, 27 की जगह 27, और ये जो x है ये इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या इस y का जो मान है 27 माइनस एक्स, y की जगह नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x की जगह x रहेगा और y की जगह क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स बराबर 182।
अब आप ध्यान से देखो, ये x में समीकरण आ गया है, ठीक है। तो x में समीकरण आ गया है, इसको कैसे हल करेंगे, 27x इसका इसमें गुणा हो गया, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे कि अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इनको एडजस्ट कर लेते हैं, जो संख्या इधर है इसको उधर ले जाएंगे। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर उधर लिख दिया और ये 27x यहाँ लिख देते हैं, आगे पीछे कर दिया इनको, ठीक है। और ये 182 इधर था तो उधर चला गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 182 और बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। यदि तो का चिन्ह यहाँ आएगा, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस हटा देते हैं, माइनस हटाना मतलब माइनस का गुणा पूरी समीकरण में कर देते हैं, और पूरी समीकरण में माइनस का गुणा करने का मतलब है संख्या जो भी पद है उनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा 27x, और उसी माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा 182 और ये बराबर 0। तो हमें एक वर्ग समीकरण पुनः प्राप्त हो गई है। अब इस वर्ग समीकरण को हल करके हमें पहली व दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, और इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि, जो कि मैंने कल आपको विस्तार से बताई थी, उसी से हम इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल होगी इसको आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, वो दो संख्याएं सोचना है कि जिनको जोड़ें या घटाएं तो -27 आना चाहिए और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो इसके बारे में अपने को सोचना है। तो इनका गुणनखंड विधि से इसको हल करें तो क्या होगा फिर, तो मैंने क्या बताया कि जोड़ या घटाव करें तो -27 आ जाना चाहिए और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है और ये संभव हो पाएगा आपके अभ्यास से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए मनी मन में कि ये 13 -13x और -14x, ये दो वो टुकड़े हैं जिनको आप यदि जोड़ या घटाव करो, ठीक है, तो -13x और -14x, तो ये जोड़ ही होगा इनका, क्योंकि जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ होता है। तो 14 और 13 कितने हो गए, 27 और x, और वो भी माइनस के, ठीक है। तो जोड़ या घटाव करने पर तो -27x आ गया है। अब इन्हीं दोनों का, किसका, एक तो इसका और एक इसका, इन्हीं दोनों का गुणा करने पर, इनका आपस में गुणा करने पर क्या आता है, देखो माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस, और 13 का गुणा 14 में करोगे तो करके देख लेना 182 आएगा, और x का गुणा x में करोगे तो x की घात 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो -13 और -14 जो ढूंढा है, यही महत्वपूर्ण काम है, ये काम आपको करते आना चाहिए। यानी कि आपको तुरंत उस बीच वाली संख्या के ऐसे दो संख्याओं को ढूंढना है कि जिनका जोड़ या घटाव करने पर तो ये आ जाए, और उन्हीं का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इसका इसमें गुणा करें और जो आता है वही आना चाहिए। तो देखो 182 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या आता है, 182 एक्स स्क्वायर। तो देखो गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो गुणा करने पर ये आ गया और जोड़ घटाव करने पर ये आ गया, इसका मतलब हमने सही कर दिया, ठीक है। तो फिर कैसे लिखना है उनको, एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ पर -13x जो हमने किए थे वही लिखेंगे, और फिर लिखेंगे -14x, ठीक है। और बाद में क्या लिखें आप, क्या यहाँ पे 182 एक्स स्क्वायर लिख दे, नहीं, जो दिख रहा है उसी को लिख दो 182 के, ठीक है। यानी उसमें गुणा करा के यहाँ नहीं लिखना है, जो दिख रहा है उसी को लिख दो बराबर 0। अब क्या करें, मैंने बताया था दो दो के जोड़े बनाना, एक जोड़ा, ठीक है, दो पदों का और एक जोड़ा इनका। फिर क्या करें, फिर कॉमन निकालना है, जो समान चीज दोनों में उसको बाहर निकाल दो। देखो एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्स यहाँ पे दिख रहा है, एक्स को बाहर निकालो, बाहर निकाला तो अंदर एक्स बचा, -13 ही बचेगा, एक्स बाहर निकल गया, बाहर निकल गया मतलब भाग लग गया। इनमें क्या है, एक जैसा है ना, तो इसमें हम देखते हैं तो माइनस को निकाल लो बाहर, यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ जब भी दिखे तो उसको बाहर निकाल लिया करो, और एक 14 भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, अब आप सोच रहे होंगे सर 14 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो 14 है यहाँ पर, यानी कि 14 है का मतलब 14 से इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है, 14 एक कम
14, एक बार गया, 4 बचा है, 42 हो गया, 14 9 28, 14 तिया 42, तो इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो -14 पूरा बाहर निकल गया, अंदर x बचा, और माइनस का गुणा प्लस में होता है तो भाग होता है, तो बात एक ही है गुणे और भाग में। ठीक है, और 14 से इसमें भाग लगाया तो 14 एक कम 14, और 4 बचा है, 14 28, 14 तिया 42 बराबर 0। आपकी मेहनत तभी सफल हो जाएगी जब आप ध्यान से देखो कि ये दोनों जो कोष्टक में आए हैं अगर एक जैसे आ गए तो निश्चिंत हो जाइए कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। तो देखो एक जैसे आ गए हैं, गुणनखंड आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इस पद में और इस पद में जो एक जैसी चीज दिख रही है जो कि x - 13 और x - 13, इसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। x - 13 बाहर निकल गया है इस पद से, तो अंदर क्या बच रहा है x, और ये भी बाहर निकल गया है तो अंदर क्या बच रहा है 14 बराबर 0। बस होने में आया है काम, x का मान निकलने ही वाला है। ठीक है, तो देखो पहली स्थिति में हम एक काम करते हैं, x - 13 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि x - 13 जहाँ है वही है, 0 जहाँ है वही है, और ये x - 14 इसको हमने 0 के बटे में लिख दिया, और 0 के बटे में कोई भी संख्या होती 0 हो जाती तो हो गई। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर ये -13 इधर आया तो प्लस का 13। ठीक है, सेकंड स्थिति, अगर हम x - 13 को इधर रख सकते हैं तो क्या हम x - 14 को नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। x - 14 को रखा तो भी 0 आएगा बराबर में, तो x बराबर x का मान क्या आ गया, -14 इधर था तो इधर आया तो प्लस का हो गया 14। तो हमने क्या देखा कि x के दो मान प्राप्त हुए। क्या क्या मान प्राप्त हुए x का, एक तो 13 और एक 14। तो दो घात वाला समीकरण था, कितने घात वाला समीकरण था, तो इसके दो मूल हमने प्राप्त किए जो कि 13 और 14 है। ये दोनों ही मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, जो हमें शाब्दिक समस्या आई थी क्या आई थी कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो बताओ पहली संख्या क्या है 13 और दूसरी संख्या क्या है 14, जिसका जोड़ करें तो 27 आता है। देखो 13 और 14 को जोड़ो कितना आएगा 27, और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 182, जो कि गुणा करने से आता है। ठीक है, यानी कि हमें जो सवाल दिया था उसका हल हमने निकाल दिया है। इसी तरह की इबारती सवाल है जिनको आप आसानी से कर सकते हो, और आपको गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये जो 4.2 प्रश्न वाली भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद सूत्र विधि की नेक्स्ट क्लास आएगी, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।